हेलो दोस्तों, मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन, विस्थापना और पुनर्वास। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस के हर टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आखिर विभाजन की क्या प्रक्रिया रही थी। देखिए 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र बने थे, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, जबकि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ, दो अलग अलग राष्ट्र बने 14 और 15 अगस्त 1947 को। आइए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं विभाजन का क्या कारण रहा था। देखिए विभाजन का जो मुख्य कारण था वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुस्लिम लीग का मानना था कि हिंदुस्तान दो कौमों का देश है, यानी कि दो धर्मों का देश है, हिंदुओं का भी देश है और मुसलमानों का भी देश है। और उन्होंने क्या किया, एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दी, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, कांग्रेस को भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर सहमति जतानी पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि यदि हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर सहमति नहीं जताते हैं तो क्या होगा, सांप्रदायिक दंगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए क्या करा, उन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मान लिया। जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मान लिया गया तो अब ये हमें तैयार करना था कि आखिर विभाजन का क्या आधार होना चाहिए। दोस्तों विभाजन का जो आधार तैयार किया गया वो था धार्मिक बहुसंख्यता। आइए अब समझते हैं धार्मिक बहुसंख्यता क्या था। देखिए धार्मिक बहुसंख्यता को आधार बनाने का मतलब था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, और जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है उस इलाके को भारत में शामिल कर दिया जाए। सुनने में हम लोगों को बड़ा आसान सा लगता है, बड़ा सरल लगता है। जहां मुसलमान हैं वो इलाका पाकिस्तान बना दिया जाए और बाकी हिस्से को भारत में शामिल कर दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसमें कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। चलिए अब उन समस्याओं पे बात करते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याएं वे कौन सी थी। दोस्तों सबसे पहली समस्या थी जनसंख्या के आधार पर दो इलाके जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ना असंभव कार्य था। कहने का मतलब दोस्तों ये कि उस समय हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां केवल मुसलमान या केवल हिंदू रहते हों, सभी जगह हिंदू और मुसलमान बिखरे हुए थे। फिर फैसला हुआ दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर जहां मुसलमान ज़्यादा है उस इलाके को पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन समस्या फिर क्या थी, समस्या दोस्तों समस्या ये आई कि दोस्तों ऐसा कौन सा इलाका है। तो दोस्तों जब ये इलाका देखा गया तो इस तरीके से क्या हुआ कि भारत के जो पश्चिमी इलाका था, इस पश्चिमी इलाके में मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और दूसरी तरफ ये जो बांग्लादेश वर्तमान में है इस इलाके में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों अब समस्या ये पैदा हुई कि इन दोनों देशों को आपस में कैसे एक साथ जोड़ दिया जाए। तो इसको जोड़ना तो असंभव था, इसलिए फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, इनके बीच में भारत का भूभाग रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे सामने उस समय समस्या उत्पन्न हुई थी। विभाजन के दौरान जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो दोस्तों ये था कि सभी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम आता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनका जो थे दोस्तों, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक नेता थे जिनकी आवाज़ को दबाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब दोस्तों ये कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनका मानना था कि हमें एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए, लेकिन इनकी आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया गया और इनका जो घर था पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में, और इसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तीसरी समस्या थी पंजाब और बंगाल का विभाजन जिले के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये कि देखिए पंजाब और बंगाल दोनों ऐसे प्रांत थे जहां मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुसलमानों की संख्या भी ज़्यादा थी। तो समस्या क्या आई दोस्तों, समस्या ये आई कि इसका बंटवारा आखिर कैसे करा जाए, क्योंकि पंजाब भी ऐसा इलाका था जहां मुस्लिम और गैर मुसलमान दोनों रहते थे, और पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा इलाका था जहां पर मुस्लिम और गैर मुसलमान दोनों एक साथ रहा करते थे। तो दोस्तों अंत में फैसला ये हुआ कि जिस जिले के अंदर, यानी जिस जिले में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा, और जिस जिले के अंदर मुस्लिमों की संख्या कम है उसे हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ कि आधा पंजाब और आधा पश्चिम बंगाल जो था दोस्तों पाकिस्तान में शामिल हो गया। दोस्तों
दोस्तों सबसे बड़ी त्रासदी पंजाब और बंगाल का बंटवारा ही था। इन बेचारों को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक ये पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में, क्योंकि जो विभाजन हो रहा था वो जनसंख्या के आधार पर हो रहा था। लेकिन पंजाब और बंगाल एक ऐसे राज थे, ऐसे प्रांत थे जहां पर गैर मुसलमान और मुसलमान दोनों की संख्या ही लगभग बराबर ही थी। चौथी समस्या थी दोस्तों अल्पसंख्यकों की समस्या। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने की बात कह दी गई जहां मुस्लिम ज़्यादा थे। लेकिन आप सोचिए, ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ वहां मुस्लिम ही होंगे, वहां हिंदू भी तो होंगे, यानी कुछ ना कुछ संख्या में वहां हिंदू जरूर रहते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समस्या ये पैदा हुई कि वो आखिर जाएं कहाँ। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या किया, उन लोगों ने बोल दिया कि आप दूसरी जगह चले जाइए। जरा दोस्तों आप सोचिए, अगर आप कहीं रह रहे हैं और आपको अचानक आपको बोल दिया जाए कि आप दूसरी जगह चले जाइए, तो आपको कैसा लगेगा। यानी अल्पसंख्यक थे वो अपने ही देश में बेगाने बन के रह गए, विदेशी बन के रह गए। उनको समझ ही नहीं आया कि हम किधर के हैं, हम पाकिस्तान में जाएं, ये भारत में रहें, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं विभाजन के दौरान उत्पन्न हुई। आइए अब बात करते हैं आखिर विभाजन के क्या परिणाम निकले। देखिए दोस्तों, विभाजन का क्या परिणाम निकला। सबसे बड़ा परिणाम था दोस्तों बड़ी आबादी का स्थानांतरण हो गया। देखिए विभाजन के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का स्थानांतरण हुआ, और यह जो विभाजन अचानक हुआ था, क्योंकि तो 14-15 अगस्त तक भी लोगों को ये पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या भारत में, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ा। विभाजन का दूसरा परिणाम था सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हो गए, सांप्रदायिक दंगे होने लगे। धर्म के नाम पर विभाजन होने के कारण सांप्रदायिक दंगे फैल गए। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। इसलिए जिन इलाकों में हिंदू ज़्यादा थे उन इलाकों में मुसलमानों ने ज़्यादा छोड़ दिया, जबकि जिन इलाकों में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे आपस में बहुत ज़्यादा उस समय फैल गए। विभाजन का तीसरा परिणाम था शरणार्थी शिविरों में रहने पर मजबूर होना पड़ा लोगों को। कहने का मतलब दोस्तों, लोगों को अपने घर बार, अपने पुरखों की जमीन सब कुछ छोड़कर उन्हें मजबूरन उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा था। ना उन्हें खाने का पता, ना उनके परिवार का पता, कौन कहाँ है उन्हें कुछ भी नहीं पता था। मजबूरन उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था शरणार्थी के रूप में। विभाजन का चौथा परिणाम था दोस्तों सरकारी संपत्तियों का बंटवारा। इस विभाजन में सिर्फ जमीन का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों का भी बंटवारा हो गया, जैसे टेबल, कुर्सी, सरकारी कर्मचारी और रेलवे इत्यादि। हर चीज़ का बंटवारा करना पड़ गया दो हिस्सों में, यानी कि दो हिस्सों में। कुछ हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा रह गया भारत में। विभाजन के दौरान दोस्तों महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ। सीमा के दोनों तरफ हजारों के तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। दोस्तों 80 लाख लोग अपने घर से बेघर हो गए। कहने का मतलब दोस्तों, इस विभाजन का कारण लगभग 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 80 लाख लोगों को अपने घर बार सब छोड़ के सीमा पार जाना पड़ा। आप दोस्तों अनुभव कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं दोस्तों कि कैसा त्रासदी भरा वो समय रहा होगा। ये थे दोस्तों विभाजन के परिणाम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।